हाँ, जय श्री कृष्ण, जय महेश सभी को। आप सबका लॉकडाउन सेशन में सबका हार्दिक स्वागत है। मैं संगीता मुंदड़ा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे गेस्ट जो सोलापुर से है, श्री ओम जी दरक, ओम प्रकाश जी दरक। ये आज हमारी लॉकडाउन सेशन की नई एक कड़ी जुड़ा रहे हैं हमारे इसमें। तो आइए हम स्वागत करते हैं ओम जी का। तो मैं आमंत्रित करती हूँ बबीता भाभी को कि उनका इंट्रोडक्शन दे। हेलो, क्या बबीता भाई बोलो। जय श्री कृष्णा, जय महेश। आज मैं जिनका परिचय देने जा रही हूँ वह अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत है कि मैं उनका परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि संक्षेप में उनका परिचय दे सकूं। आप श्री ओम प्रकाश जी दरक सोलापुर के निवासी हैं। आपने इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री ली है और उनके सहायक अनेकों डिग्रियां भी ली हैं। प्रोफेशन से आप आर्किटेक्चरल इंजीनियर, चार्टर्ड इंजीनियर, प्रिंसिपल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वैल्यूअर एवं वैदिक वास्तु कंसल्टेंट हैं। आप पिछले 25 वर्षों से कार्यरत रहते हुए 900 से अधिक रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट पूरे कर चुके हैं। इस समय आपके 10 से अधिक प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं। आपकी स्वयं की कई कंपनियां हैं जिनमें आप सभी प्रोक्त कार्य करते हुए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई भी करते हैं। आपने अब तक 72 लाख स्क्वायर फीट भूमि को डिजाइन, प्लानिंग एवं कंस्ट्रक्ट किया है, जो आपने अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। पिछले 30 वर्षों में आप 1 लाख से भी अधिक देश विदेश में वास्तु देखने के लिए विजिट कर चुके हैं। आप अनेक आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर, चेयरमैन एवं सेक्रेटरी का पदभार संभाले हुए हैं। इन सबके साथ साथ अपनी व्यवस्था में भी अपने सामाजिक दायित्व को नहीं भूले हैं एवं समाज के प्रति अपना दायित्व पूर्ण निस्वार्थ भाव से निभाते हैं। आप महाराष्ट्र प्रदेश महासभा के कोऑर्डिनेटर वक्ता हैं, सोलापुर जिले के इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर गीता परिवार से भी जुड़े हैं तथा सोलापुर में गीता परिवार के चेयरपर्सन हैं। आपने पूज्य श्री आचार्य किशोर जी व्यास के नेतृत्व में 350 बाल संस्कार शिविर गीता परिवार के तत्वाधान में पूर्ण कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सामाजिक उपलब्धि है। आप पिछले 25 वर्षों में 500 से अधिक प्रबोधनकार व्याख्यान दे चुके हैं। आप पिछले 35 वर्षों से हमारे सनातन धर्म में आवश्यक अग्निहोत्र संस्कार का स्वयं पालन भी करते हैं एवं इसके प्रचार प्रसार में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आप अनेक अवार्डों से सम्मानित हैं। आपको 2014 में अल्ट्राटेक एसीसी एक आउटस्टैंडिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर अवार्ड भी मिल चुका है। मैंने इनकी उपलब्धियों को बहुत ही संक्षिप्त में बताया है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आदरणीय दरक भाई साहब, जय श्री कृष्णा। अब आप अपने व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। मुझसे आपके परिचय में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहूंगी। जय श्री कृष्णा। ओवर टू दरक भाई साहब। जय श्री कृष्णा, जय महेश। मेरी आवाज सबको आ रही है ठीक से? यस यस। ठीक। हम लोग इस व्याख्यान की शुरुआत एक मंत्र से करेंगे। हम जहां पे भी है वहां पे ठीक तरीके से बैठकर मेरे साथ मंत्र दोहरा सकते हैं। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। थाना माहेश्वरी महिला संगठन, इनका आज निरंतर चलने वाला अविरत 30th पुष्प है आज का। आज 21 तारीख योग दिन है, उसके साथ साथ फादर्स डे भी है। तो आज के सभी विशेष दिनों की मैं मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थाना माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा सौ नीताजी चांडक, सचिवा सौ संगीता जी मुंद्रा, मेरा जिन्होंने अभी परिचय करके दिया बबीता जी, और पूरी कार्यकारिणी, इन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। सबको धन्यवाद देता हूं और उन सभी के कारण आप सभी को नमन करने का, प्रणाम करने का, वंदन करने का मुझे सहयोग मिला। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, वंदन। जय श्री कृष्ण। मेरा आज का विषय दिया गया है वास्तुशास्त्र, वैदिक वास्तुशास्त्र, समस्या एवं समाधान। वास्तु और वास्तुशास्त्र इस विषय के ऊपर काफी जगह से अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगह से कुछ पढ़कर, किताबें पढ़कर, टीवी के ऊपर न्यूज में पढ़कर, कोई भविष्यकाल के साथ बैठकर, कोई वास्तुशास्त्र के साथ बैठकर हम लोगों को अलग अलग अनुभव आ चुके हैं। उस वास्तु के बारे में काफी कुछ समस्याएं काफी लोगों को अनेक दिनों से है, जो कि हम अलग अलग साइट के ऊपर जब विजिट करने को जाते हैं तो उसके बारे में चिंतन काफी जगह होता है। तो उसका एक प्रॉपर ट्यूनिंग होने के लिए पहले 25-30 मिनट तक वास्तुशास्त्र क्या है, उसके ऊपर हमें किस दिशा में चिंतन करना है, उसके ऊपर 30 मिनट पहले बोलूंगा, और बाद में 30 मिनट का हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। देखो, वैदिक वास्तुशास्त्र, इसमें पहला शब्द आया वैदिक। वेद का मतलब क्या है? श्रुति, सुनना। ऋषियों ने वेद की वाणी, भगवान की वाणी सुनी और लिखकर निकाली। वेद का मतलब ज्ञान है। जैसे कि हम कोई नई चीज लेने के लिए जाते हैं बाजार में, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल है, तो उस वस्तु के साथ एक बुकलेट आता है, मैन्युअल आता है, उसका निर्देशांक आता है। हम उस वस्तु को किस प्रकार वापर करें उसका, इसके बारे में उसमें लिखित स्वरूप में सब इंस्ट्रक्शन होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में सहजता से, आनंद से, सुकून से कैसा जिए, ये बताने वाली जो ग्रंथि है, जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम वेद है, श्रुति है। उस वेद को पकड़ के हुए, उस वेद और विज्ञान, इन दोनों को अनुसंधान करते हुए हम लोग वास्तुशास्त्र के चिंतन में आगे बढ़ते हैं। शुरू में वास्तुशास्त्र, इसके ऊपर जब हम चिंतन करेंगे तो वास्तु, वस्तु ये शब्द आता है उसमें। वस्तु यानी चीज। हम रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों में रोटी की, पेट की भूख पूरी होने के बाद कपड़े के ऊपर आए, और कपड़े की भूख पूरी होने के बाद मकान के ऊपर आए। हम अश्वमेध युद्ध से अगर देखते हैं तो गुफा से लगाकर अभी हम घर में रह रहे हैं। उस घर के अंदर भी हमने काफी डेवलपमेंट हमारे बुद्धिमत्ता से किया हुआ है। अब उस वास्तुशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी आती है वस्तु की। हम जो भी घर बनाने वाले हैं, जो भी भवन बनाने वाले हैं, उस भवन में है वस्तु। घर बनाने के लिए सलाई लगती है, सीमेंट लगता है, रेती लगती है, ईंट लगती है, विविध प्रकार की वस्तुएं लगती है। तो ये सब वस्तु
बहुत अच्छी तरह की हो, अच्छे क्वालिटी की हो, तब हमारी वास्तु अच्छी बनेगी। अब थोड़ा सा मैं टर्मिनोलॉजी कुछ बता दूं। मैं वास्तु का मतलब बता रहा हूं प्लॉट के लिए। जो हमारा विशिष्ट प्लॉट होता है उसको हम बोलेंगे वास्तु। उसके अंदर जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, जो फैक्ट्री बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे भवन। तो वस्तु जब मैं बोलता हूँ वास्तु, तब पूरे प्लॉट के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। और जब भवन का बात बोलूंगा तो भवन मतलब हमारा खुद का घर, फिर बंगलो रहेगा, फ्लैट रहेगा, कारखाना रहेगा, कार्यालय रहेगा, जो भी रहेगा। अब अच्छी वस्तु लेके हमने उस वस्तु का निर्माण करना चालू कर दिया। उस निर्माण कार्य में क्या क्या चीज महत्वपूर्ण है? मनुष्य के आयुष्य के ऊपर परिणाम करने वाले जो विविध घटक है, उनमें से सबसे प्रथम घटक आता है प्रारब्ध, नसीब अपना अपना। हम किस घर में हमारा जन्म हुआ है ये हमें पता नहीं था। भगवान की असीम कृपा के कारण और हमने किए हुए 84 लाख योनि के अंदर के अच्छे कार्यों के कारण हमें ये मनुष्य का नर या नारी का देह मिल गया। अब प्रारब्ध से जिस घर में हमारा जन्म होना था वहां पे हम पहुंच गए हैं। तो सबसे पहली बात आती है, पहला घटक है प्रारब्ध। दूसरा घटक है उपासना। उपासना का मतलब है तप। शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, इन सबको ठीक तरीके से अनुशासन लगाना, इसी का मतलब तप है। दूसरा है उपासना। वेदों में 700 बार करने की उपासना साल में से लगाकर दिन में 2 बार करने की अलग अलग उपासनाएं का वर्णन आता है। तीसरा पॉइंट जो आता है, बिंदु आता है, घटक जो आता है, वह है कर्म। हमारा कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। देरे हरि पलंगावरी, इस प्रकार का कोई भी काम वास्तु में होता नहीं है। और कर्म सिर्फ मेरा ही नहीं है, तो मेरे पितरों का, मेरे समझो मेरे दादाजी ने कोई जमीन, कोई घर गलत तरीके से लिया और उस जमीन के ऊपर, उस घर के ऊपर मैंने वास्तुशास्त्र का ब्रह्मदेव बुलाकर कुछ मकान, दुकान, कार्यालय बनाया, तो उसका नियम ऐसा है कि वह जमीन, वह घर हमको पनपेगा नहीं। जो बोएंगे वही पाएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये पक्का नियम है। तो मैंने जो 4 बातें, 4 घटक बताए मनुष्य के आयुष्य के ऊपर परिणाम करने वाले, उसमें पहला घटक था प्रारब्ध, दूसरा था उपासना और तीसरा था कर्म। कर्म के साथ साथ कर्तृत्व। वास्तु से हमारा कार्यालय बहुत बढ़िया है, हमारा ऑफिस बहुत ठीक तरीके से है, लेकिन मैं खुद उस कार्यालय के लिए जितना समय देना चाहिए उतना समय नहीं दे पाती हूँ या नहीं दे पाते हैं। हम खुद काम नहीं करेंगे, समय नहीं देंगे और बिना काम कर कर ऐसे ही हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए, ये जस्ट इम्पॉसिबल है। हम हमारा कर्तव्य अनुशासन रूप से पूर्ण करें, तभी वह वास्तु हमें फलीभूत हो सकती है। और ये 3 बातों का चिंतन होने के बाद चौथे बात के ऊपर आती है वास्तु, वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र को हम वैसे 25% मार्क ही देंगे। प्रारब्ध 25% हो गया, उपासना 25% हो गई और हमारे कर्म कर्तव्य 25% हो गया। और ये 3 बातें अगर सही है तो उसी योग से हमको अच्छी वस्तु मिलती है। जिसकी उपासना और कर्तव्य तो सही है ना, उसको सही वस्तु के परिणामों में अपने आप मिल जाते हैं हम। और सही वस्तु बाय योगायोग से मिल जाती है। योग दीनी है, अपने आप योग से हमको अच्छी वस्तु मिल सकती है। अब इसी वास्तु में हम जब थोड़ा सा वास्तुशास्त्र में आगे बढ़ते हैं तो वास्तुशास्त्र प्रामुख्य से उसका इंपॉर्टेंट बिंदु जो है वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि आज सूर्य ग्रहण पूरा हुआ, सूर्य की शक्तियों में, उसकी ताल में हमारी ताल मिलाना, यह शास्त्र क्या काम करता है? सूर्य की शक्ति के साथ, सूर्य की ऊर्जा के साथ हमारी ऊर्जा को मिलाना, उसकी ताल में ताल मिलाना। देखो, सूर्य के बाजू में पृथ्वी हजारों वर्ष से घूम रही है और वह नित्य निर्मित से खुद के बाजू में घूमती है तो दिन रात होता है। और जब
एक पूरी प्रदक्षिणा होती है सूर्य के बाजू में तो 365.25 ही होते हैं। 0.25 लेते हैं। तो पृथ्वी की एक प्रदक्षिणा पूरी हुई, पृथ्वी खुद के एक्सिस के बाजू में टिल्ट है थोड़ी सी 22.5 अंश से। उसके सेंटर में विषुववृत्त है, इक्वेटर, ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे साउथ हेमिस्फीयर, उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध। उत्तर गोलार्ध में कर्कवृत्त है और नीचे मकरवृत्त है। मैं अगर भारत का विश्लेषण करूं तो भारत की शुरुआत होती है 9 डिग्री नॉर्थ से और भारत वर्ल्ड के मैप के ऊपर 35 डिग्री नॉर्थ पे खत्म हो जाता है। तो 9 डिग्री से 35 डिग्री तक पूरा भारत पूरे वर्ल्ड के मैप में आता है। तो हमें उस लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के हिसाब से पंच महाभूतों को पकड़ते हुए पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, उसके साथ साथ सूर्य, ध्वनि, सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा, ध्वनि की ऊर्जा, कंपन की ऊर्जा और पिरामिड्स की वो शक्तियां, इन सबका कॉम्बिनेशन करते हुए पंचमहाभूत पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, सूर्य की सभी शक्तियां, उष्णता और प्रकाश, और उसके साथ साथ ध्वनि की शक्तियां, ध्वनि की कंपन शक्ति और उन सबके कंपनों का इकट्ठा करना, इसी का नाम है वैदिक वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारे घर में रहने की योजना पूरी करना। अब हम लोग थे, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूम रही है सूरज के बाजू में। जब पृथ्वी सूरज के बाजू में घूम रही है तो पृथ्वी का और सूरज का वो रिलेशन है, उस दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन है। उतने ही अंतर पे वह पृथ्वी हजारों वर्षों से घूम रही है। उसी पृथ्वी के ऊपर हमारा वास्तु मकान, घर, उसके ऊपर एक भवन है। उस घर में और पृथ्वी में भी एक प्रकार का संयोग है, रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है? तो वह पृथ्वी अपने घर को पकड़ के रखती है, और जो पकड़ कर रखने की शक्ति है उस शक्ति को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो वास्तु हम लोग बनाते हैं, जो फ्लैट में रहते हैं, उस वास्तु के साइज, शेप और वेट के हिसाब से उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है उस वास्तु में। देखो, सूरज में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पृथ्वी को पकड़ कर रखता है, पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारी वास्तु को पकड़ रखता है, और जिस वास्तु में हम रहते हैं हमारे में ग्रेविटेशनल फोर्स है, एज्यूम्ड फिक्स्ड। हम सर को बोलते हैं नॉर्थ पोल और पैर को बोलते हैं साउथ पोल, ये अजम्पशन है। तो अर्थ का, सन का और हमारा तीनों का पोल फिक्स्ड है। सन अपने जगह पे स्टेबल है, अर्थ घूमती भी है तो भी वो स्टेबल है, और हम एज्यूम्ड फिक्स्ड है, हमारा नॉर्थ पोल। तो वो वास्तु का है। हम जिस घर में जाते हैं रहने के लिए, जिस जगह पे जाते हैं, जिस फ्लैट में जाते हैं, उसकी ताल में हमारी ताल मिलाना, उसके वाइब्रेशन में हमारे वाइब्रेशन मिलाना, यह काम करता है वास्तुशास्त्र। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मुख्य दिशा उसकी 4 है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। जब हम कोई भी मैप निकालते हैं तो अजम्पशन ऐसा पकड़ते हैं कि उसकी उत्तर दिशा ऊपर की बाजू में है। तो ऊपर मैं बता रहा हूं नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट और वेस्ट। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 प्रमुख दिशा हो गई। उसकी उपदिशा 4 हो गई, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य। ऐसे टोटल दिशा हो गई 4 और 4 8। अब उन 8 दिशाओं की भी उपदिशा हो सकती है, तो टोटल हम दिशा काउंट करेंगे 16। हर दिशा का 11.25 पॉजिटिव और 11.25 नेगेटिव, इतना 22.5 का जोन होता है। और उस जोन के ऊपर, उस डिग्री में हमारे वास्तु का कौन सा भाग आता है, उसके हिसाब से उन देशों के गुण और दोषों का प्रभाव हमारे घर के ऊपर पड़ता है, ऐसा मानना है। कोई भी दिशा खराब नहीं है। उन दिशाओं का अच्छा गुण दोष, गुणों को पल्लों में लेना है, उन दिशा के गुण को हमारे पल्लों में लेना है और दोषों को बाईपास करना है। ये जो कार्य करना है, इसी का नाम है वास्तुशास्त्र। हम
दिशा पूरी समझ चुके हैं। अब दिशा के पहले चुंबक शास्त्र समझ चुके हैं और सन की एनर्जी समझ चुके हैं। तो सूर्य की, पंचमहाभूतों की, दिशाओं की और चुंबक शक्तियों की, इन चारों चीजों का हम बेसिक चिंतन कर चुके हैं। अब मैं अभी बात कर रहा हूं महिला मंडल में। मैक्सिमम सुनने वाले जो आज के श्रोता है वो सभी महिला श्रोता है। स्त्री और वास्तु, इसका अगर मैं चिंतन करता हूं तो स्त्री के निमित्त से घर में 4 पीढ़ियां रह सकती है। एक होती है मां स्त्री के रूप में, एक होती है पत्नी, बहन और बेटी। उन चारों में से पत्नी और मां, इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पत्नी और मां इन दोनों ने सात्विक मन से निश्चय करके तय कर लिया कि मेरी वास्तु मुझे अच्छी करनी है, मेरी वास्तु में सुकून भरना है, मेरी वास्तु में सात्विकता भरनी है, तो ये संभव है। वो हमारी वास्तु बहुत चिंतन अच्छी पद्धति से अच्छी कर सकती है। उसके जो भी उपाय रहेंगे हम प्रश्नोत्तर के इसमें वो उपाय लेने वाले हैं। उस वास्तु का कार्य करते करते जो अलग अलग चिंतन हुआ, उन चिंतनों में वास्तुशास्त्र के ऊपर थोड़ा सा हमारा चिंतन किस पद्धति से है उसका ट्यूनिंग करने के लिए एक उदाहरण सामने लेता हूं मैं। कुछ वर्षों पहले पुणे के बाल गंधर्व में वास्तुशास्त्र के, वैदिक वास्तुशास्त्र के निमित्त बोलने का मौका मिला। वहां के जो प्रमुख थे जिन्होंने होस्ट किया था लेक्चर, वो मेरे मित्र ही थे। 20 मिनट का, जैसा मैंने आज का मेरा सेशन पूरा करूंगा वैसे मैंने 25 मिनट में सेशन पूरा किया, शॉर्ट में सबको वास्तु के बारे में बता दिया। उन भाई साहब ने मुझे समय दिया था 2 घंटे का। मैंने उनको बताया कि 2 घंटे की जरूरत नहीं है, 20-25 मिनट में विषय समझ सकते हैं और बाकी हम लोग चिंतन कर सकते हैं प्रश्नोत्तर के ऊपर। जैसे ही हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा करना शुरू की और 25 मिनट में मेरा लेक्चर पूरा हुआ तो मैं जाके डायस पे बैठ गया, चेयर पे मेरे। उस वास्तु के लेक्चर सुनने के लिए आए हुए जो भी वर्ग था, वो वर्ग लेक्चर पूरा हो गया बोल के कोई उड़ गए, कोई चलने लगे, लेकिन उन्होंने पूरा दिन का सेशन रखा था, खाने की तैयारी हुई नहीं थी। इसलिए उन भाई साहब ने सबको रिक्वेस्ट करके वापस बिठाया और उन्होंने रिक्वेस्ट करके बोला कि आप सभी लोग शांति से बैठ जाइए, अभी क्वेश्चन आंसर का पीरियड हम करेंगे। और उस क्वेश्चन आंसर्स के पीरियड में एक सदाशिव पेट की बुद्धिमान हमारी बहन ने सवाल पूछा, मिडिल की बहन ने। उस सवाल में आपके सामने रखता हूं। उनका सवाल ऐसा था, इन्फोसिस में काम करने वाली अच्छे पोस्ट के ऊपर पुणे की रहने वाली एक बहुत बुद्धिमान युवती ने क्या सवाल पूछा मुझे, खाना खाते समय मुंह कौन सी जगह पे होना चाहिए, किधर मुंह देखना, किधर देखना चाहिए हम लोगों ने, खाना खाते समय हमने कौन सी दिशा में देखना चाहिए, हमारा मुंह किधर होना चाहिए। बस जैसे अभी रुक गया, वो सवाल सुनने के बाद में रुक गया कुछ सेकंड के लिए। लोग घूम रहे थे इधर उधर, सब पूरा की पूरा जो भी सभागृह था वो हिल गया था, लोग चल रहे थे इधर उधर, अस्त व्यस्त हो गए थे। तो लोगों ने रिक्वेस्ट की, एक 10 सेकंड के लिए आप शांति से रुक जाओ वहीं पे, मैं कुछ इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अब जवाब सुन लेना ठीक से, जवाब ठीक लगा तो बैठ जाना। लोग जहां पे थे वैसे खड़े हो गए। उसका जवाब इस प्रकार का था, खाना खाते समय हमारा मुंह थाली के सामने होना चाहिए। जैसे ही मैंने ये सवाल का जवाब दिया तो काफी लोग, जैसे आपके मन में भी हंसी आ गई कि यार ये तो क्या सिंपल जवाब है, कोई पीछे थाली रख के खाने का नहीं है। वास्तुशास्त्र का भूत अपने सर पर लेकर कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये डर निकालने के लिए ही मैं जो काम कर रहा हूँ 25 साल से, ये वास्तु के प्रति जो लोगों के दिल में डर बैठ गया है, जो बंदूगिरी बैठ गई है, दिमाग खराब करके वास्तु में कुछ भी गलत काम करना चाहते हैं, वो सब काम नहीं होना। इसके प्रति
बहुत ध्यान देकर, जैसे कि आपने देखा मेरा परिचय सुना, उसमें मैंने आर्किटेक्चर की डिग्री ली हुई है, मैं खुद इंजीनियर हूँ। तो उस इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर हम लोग काम करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर। भाई घर में प्रकाश भरपूर हो, चारों बाजू से हवा बहुत अच्छी तरह से आए, घर के अंदर का वातावरण ल्यूमिनस बहुत पक्का हो। हमारे घर में 4 बहुत महत्व की बातें होती है। पहली बात होती है फंक्शनल प्लानिंग, हमारा घर बहुत प्रॉपर यूटिलिटी हो उसकी घर की। दूसरी बात होती है उस घर के अंदर सेफ्टी होना चाहिए, सेफ प्लानिंग हो। तीसरी बात होती है घर में वो इकोनॉमिकल हो। और चौथी बात होती है उस घर के अंदर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी हो। तो यूटिलिटी, दूसरा आता है इकोनॉमी, सेफ्टी, और उसके बाद आता है ब्यूटी। 4 मुद्दों को हम ध्यान रखते हुए कोई भी वस्तु का काम करते हैं तो पहला मुद्दा आता है यूटिलिटी, फंक्शनल प्लानिंग। और फंक्शनल प्लानिंग क्या है जी, इसके बारे में कुछ मैं बताऊं आपको। सोलापुर में रहता हूं मैं। 10 साल पहले चिंतन कर एक बहुत छोटा सा फ्लैट बनाया हमने, एक नया घर बनाया, 1400 स्क्वायर फीट का घर बनाया। जो घर बनाने के लिए 3 वाक्य में घर बताता हूं क्या था। 472 ड्राइंग्स 110 दिन में बने। उस घर के 110 दिन में 472 ड्राइंग बने। जैसे कांदा कट करता है, सेक्शन बनाए गए घर के। 90 दिन में घर पूरा हुआ, पूरा वास्तु के हिसाब से। और पुराने घर का मटेरियल नए घर में शिफ्ट करने के लिए 5 लोगों को 6 ट्रक मटेरियल लगाने के लिए केवल 3 घंटे 10 मिनट का समय लगा। प्रत्येक वस्तु के लिए जगह और जगह पे वस्तु, यह एक बेसिक 5S का प्रिंसिपल पकड़ते हुए एक घर बनाया गया था। देखो घर में कितनी चीजें होती है, उसकी पूरी लिस्ट बनाई थी। 2288 आइटम घर में है। 68 चप्पल है, एक भी चप्पल दिखेगी नहीं। 62 टॉवेल है, पैर पूछने का पैर की तरफ, हाथ पूछने का हाथ की तरफ, मुंह पूछने का मुंह की तरफ। तो अनुशासनबद्ध, बहुत सही और बहुत सुंदर और बहुत कम जगह के अंदर 1400 स्क्वायर फीट के अंदर 4 अटैच बेडरूम का घर पूरा हुआ 90 डेज में। इसी का मतलब क्या हुआ कि हम जगह की बहुत आवश्यकता नहीं है हमको। जैसे हम मुंबई में रहते हैं, ठाणे में रहते हैं, तो बहुत कम जगह में रहने की आदत है हमको। जैसे इस घर बनाते समय कुछ चीजें का हमने ध्यान रखा था। एयर होस्टेस 2.25 फीट के अंदर सब लोग बैठने के बाद जो सर्व करती है खाना जूस, तो उसके अंदर 60 आइटम रखती है और छोटे से उनकी ट्रॉली में। उस ट्रॉली में, इतनी छोटी ट्रॉली में टूथपिक से लगा के पेपर तक हर चीज मिलेगी। वैसा ही हम अगर हमारे वास्तु में हमारी हर वस्तु रोज यूज करने की वो सही तरीके से रखते हैं तो उसका परिणाम अवश्य ही बहुत अच्छा आता है। अब इसी वास्तु के अंदर हम थोड़ा सा अगली कड़ी जोड़ते हैं और वह कड़ी है भूमि की। वास्तु का काम करते समय हम शुरुआत करते हैं भूमि से। अब हम तो फ्लैट में चले आए, आप फ्लैट में आने के पहले कोई बिल्डर ने भूमि ली, उस भूमि का जो भी शेप रहेगा उसका, वो शेप उसने ठीक से बनाया, उसके ऊपर कंपाउंड की और कंपाउंड कर कर उस भूमि के ऊपर उसने भूमि पूजन कर कर कोई चिंतन करके 5 कुदल टिकाव लगाए और काम चालू किया। तो उस भूमि के ऊपर काफी चिंतन है वास्तु के ऊपर। भाई वो भूमि किस प्रकार की है, उसका कलर कौन सा है, लाल है, सफेद है, पीला है, काला है। उसके कलर के हिसाब से उस भूमि में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसका हम अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि काली मिट्टी के ऊपर मुझे घर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइल्स लेने पड़ेंगे। पाइल्स का खर्चा बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगी और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और पैसे ज्यादा लगेंगे। वही हार साटा है तो मेरी बिल्डिंग बहुत जल्दी और अच्छी तरह से कम फाउंडेशन खर्चों में खड़ी हो सकती है। भूमि के साथ साथ उसका ऑर्डर, कलर बोल दिया मैंने अभी,
उसका स्मेल कैसा है, उसकी सुगंधी कैसी है, भूमि में दुर्गंधी आ रही है, सुगंधी आ रही है, मीठी सुगंध है या कड़वी सुगंध है, कौन से पेड़ पौधे हैं, उस भूमि के ऊपर शुरू में कुछ पहले था या एग्रीकल्चर लैंड थी, ऐसे अलग अलग काफी विषय उसके अंदर हम लोग ले सकते हैं। ये प्रकार की भूमि का एक चिंतन है। अब उसके आगे चलते हैं। भूमि का हमने अभ्यास कर लिया। जैसे ही हमने भूमि ले ली, इतने बड़े पृथ्वी के ऊपर की एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है। उस छोटे से टुकड़े में हमें उस भूमि की बाउंड्री, कंपाउंड वॉल बोलते हैं उसको, वो कंपाउंड वॉल बनाते हैं हम लोग शुरू में, कि हमारी बाउंड्रीज नक्की कर देते हैं, इसलिए उसको बाउंड्री वॉल बोलते हैं हम लोग। तो जैसे ही हमने बाउंड्री बना दी, तो उस बाउंड्री बनाने के कुछ नियम है। साउथ में बाउंड्री कैसी होनी चाहिए, वेस्ट में कैसी होनी चाहिए, नॉर्थ में कैसी होनी चाहिए, ईस्ट में होनी चाहिए। उस बाउंड्री में हम एंट्रेंस कहाँ से करें, हमारा मेन गेट कहाँ पे हो, मेन गेट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, मेन गेट उस पूरे दिशा में कौन सी दिशा में ठीक है, उसी दिशा में कौन से पार्ट में ठीक है, इस प्रकार का काफी लंबा माइक्रो चिंतन उसके ऊपर कर सकते हैं। वास्तु में अलग अलग घर में अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं पूजा घर से। देखो, घर में एक पूजा का छोटा सा घर, हम मुंबई में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, अपने को रहने को जगह नहीं है, तो भगवान के लिए हमने कोई एक छोटा सा घर रखा हुआ है। हर एक के घर में एक भगवान का घर है। तो पूजा घर कहाँ पे हुए, जमीन पे रखिए कि ऊपर टंगा के रखिए, नीचे रखिए कि उसको कलश रवे नहीं रवे, पूजा में कितने भगवान रखिए, कैसे रखिए, ऐसे अनन्य प्रश्न हमेशा सब लोग पूछते रहते हैं। प्रश्नोत्तर के ताश में ये सब प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे ही हमारे घर में क्या क्या चीज होती है। देखो, सिंपल मैं अगर चिंतन करूं, सवेरे रात में सो के सवेरे उठ गए, हम उठते ही हम क्या करते हैं, स्नान कर भगवान का दर्शन करके स्टोर में से सामान निकालेंगे, किचन में रसोई बनाएंगे, डाइनिंग में खाना खाएंगे, भगवान को भोग बताएंगे, डाइनिंग में खाना खाएंगे, यूटिलिटी के अंदर भांडे कचरे को रख देंगे। रोज यही काम करते हैं, स्टोर, किचन, पूजा, डाइनिंग, यूटिलिटी। ये 5 चीजें नजदीक अगर होती है तो उसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी होती है। एक कोने में स्टोर है, दूसरे कोने में किचन है, तीसरे कोने में डाइनिंग है और चौथे कोने में पूजा है। तो वो महिला, वो हमारी बहन, दिन भर एक कोने से दूसरे कोने में भाग भाग के परेशान हो जाएगी। अगर वो महिला ही खराब परेशान हो जाएगी तो घर अच्छा नहीं हो सकता है, वो वस्तु अच्छी नहीं हो सकती है। उस महिला को सुकून देना, ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य पुरुष वर्ग का। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उस महिला को हम सुकून देवे, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, जिसके कारण वो वस्तु अच्छी हो जाए। तो मैं था वस्तु के अलग अलग अंगों के ऊपर, जो मेरे घर में अलग अलग अंग है। अंग कौन कौन से है, उसमें पहला आता है पूजा, किचन, उसके बाद रसोई, रसोई के बाद यूटिलिटी और स्टोर, उसको लग के ही डाइनिंग, ये चारों पांचों चीजों का एक ग्रुप बनता है। उसके बाद आएगा डाइनिंग, ड्राइंग, कुछ बालकनी, यूटिलिटी, बाहर की ओपन टेरेस और बेडरूम एरिया। ऐसे 3 मुख्य एरिया हम डिवाइड करते हैं। तो बेडरूम कौन से एरिया में होनी चाहिए, उसकी विंडो कहाँ पे होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। काफी लंबे सवाल जवाब हम जब अभी समय देंगे 2-5 मिनट के बाद, तो मैं पूरा करता हूँ विदिन 2 मिनट्स, उसके बाद हम सवाल जवाब चालू करेंगे। और आखिरी, ये पूरे वास्तु में हम लोग एक वास्तु पुरुष रखते हैं। देखो, बहुत अलग अलग व्याख्याएं है, 1 घंटा बहुत समय कम है कि जिस समय के अंदर वास्तु के ऊपर पूरी चर्चा हो सके, लेकिन मैंने और उसके ऊपर थोड़ा सा मेरा चिंतन रखा, जिसके कारण आपके मन में अलग अलग विचार आके प्रश्न जनरेट हो सके, और हम प्रश्नोत्तर में उसका सवाल जवाब में इंटरेक्शन करके एक का सवाल बाकी 10 लोगों का जवाब हो सकता है, ऐसा हम विचार करेंगे। मुख्य बात आती है वास्तु पुरुष की। उस वास्तु पुरुष की जो पौराणिक कथा है, भगवान महेश जी, जिसके हम वंशज है, भगवान महेश जी के अंश ही वास्तु पुरुष है। महेश जी अंधकासुर राक्षस के साथ युद्ध कर कर थक गए थे, और जब युद्ध कर कर उनके शरीर में से एक बूंद पसीना निकला, वह बूंद एक वास्तु पुरुष का अकराल विकास स्वरूप लेकर पृथ्वी के ऊपर गिर गया, और उसके बाद जो उसको दिखा वो खाना चालू कर दिया। इस प्रकार की पौराणिक कथा है। उस वास्तु
ये उसका स्वरूप देखकर पृथ्वी के सब लोग भयभूत हो गए और सब लोग हमारे पास प्रार्थना कर गए। तब वास्तु पुरुष और हम सब लोगों में उस वक्त एक एग्रीमेंट हो गया। और एग्रीमेंट क्या है कि हर वास्तु के अंदर आपको स्थान मिलेगा। जो वास्तु शांति के दिन हमारा पहला नैवेद्य रहेगा वो आपके लिए रहेगा। और रोज हम जो वास्तु में खाना खाएंगे तो पहला निवाला, पहली ग्रही एक वास्तु पुरुष के लिए निकालेंगे, एक गाय की निकालते, एक कुत्ते की रोटी निकालते हैं, वैसा वास्तु की एक रोटी निकालते हैं छोटी, एक ग्रही। इस प्रकार की आख्यायिका वास्तु पुरुष के बारे में है। वास्तु पुरुष अपने पेट के बल पर सोया हुआ है उल्टा, जिसकी शिखा ये ईशान्य में है और दोनों पैर साउथ में है। उसी वास्तु पुरुष के साथ वास्तु का ब्रह्म स्थान और वास्तु का नाभि स्थान, ऐसे वास्तु के मर्म स्थान होते हैं 9। हम जो भी हमारी वस्तु रहेगी उसके 9x9 81 पीसेस करेंगे। 81 प्रकार के देवता उसके अंदर वास करते हैं। उस 81 के जो पीसेस करेंगे, उस 81 पीसेस में 9×9 = 81, तो 3x3 का 9 का एक पीस लेंगे और उस पीस में एक मर्मस्थान क्रिएट करेंगे। ऐसे 9×9 = 81 9 मर्मस्थान हो गए। उसके बाद ईशान्य कोण और दक्षिण और पश्चिम का नैऋत्य कोण, ये दोनों को हम जोड़ेंगे और उसके वापस 9 पार्ट करेंगे। और नैऋत्य बाजू से अगर पार्ट गिनते हैं तो चौथे पार्ट के ऊपर आती है नाभि उस वास्तु। तो वास्तु के ब्रह्मस्थान के ऊपर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नाभि के ऊपर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि नाभि ये शिशु को अन्न पुरवठा करने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, मां और शिशु को जोड़ने वाली। वैसे उस वास्तु के नाभि के बारे में कोई महत्वपूर्ण चिंतन है, ये सब सवाल जवाब के अंदर में लेते जाएंगे। वास्तु के बारे में मैंने आपको शॉर्टली कुछ चीजें बताई कि हम क्लाइमेटोलॉजी को पकड़ के काम करेंगे, पंचमहाभूत को पकड़कर काम करेंगे, हमारे घर में भरपूर लाइट प्रकाश ठीक तरीके से हो, इस प्रकार का हमारा घर रहे। हम दिन में स्पेशल अलग लाइट लगा के कोई भी काम न करें, इस प्रकार की लाइट हमारे घर में आवे, इस तरह की छोटी चीजें हमारे वास्तु में होनी चाहिए। 4 प्रमुख बातें मैंने बताई, प्रारब्ध से लगा के वास्तुशास्त्र तक। उसके बाद दिशा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सूर्य पृथ्वी, हमारे वास्तु और हमारी ताल में ताल मिलाना, इस प्रकार की अलग 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 कड़ियां इस वास्तुशास्त्र में जुड़ी हुई है। हम लोग अब काफी समस्या है, उसका समाधान ये जो मैंने पार्ट 2 रखा है वो 20-25 मिनट जो भी समय बचा है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कोई सवाल अगर किसी के है तो पहले हम सवाल ले लेंगे और उसके बाद हम एक प्रार्थना बोल के इसको पूरा करेंगे। तो मैं कहता हूँ किसी को सवाल से पहले लेते हैं। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। एक क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है भाई साहब? घर के मंदिर में भगवान का सीक्वेंस कैसे रहे, कैसे रखे? घर के मंदिर में भगवान का सीक्वेंस कैसे रखे, प्रश्न दिखा मैंने। हम मंदिर के सामने मुंह कर खड़े हैं, हम मंदिर के सामने देख रहे हैं, तो मंदिर के बिल्कुल सेंटर में गणेश जी, तो भगवान तो बहुत होते हैं लेकिन पंच भगवान की पूजा करना आवश्यक बताया वेदों ने। बिल्कुल मध्य भाग में रहेंगे गणेश जी। अब गणेश जी के लेफ्ट में, गणेश जी के लेफ्ट साइड में, हमारे राइट साइड में कुल देवी और कुल भगवान, देवी और देवता। और गणेश जी के राइट साइड में, क्योंकि मैं भगवान के सामने देख रहा हूं, तो गणेश जी के राइट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में, गणेश में कोई भी विष्णु भगवान का एक अवतार, जैसे कि अपन लड्डू गोपाल बहुत लोग रखते हैं, माई के राइट साइड में लड्डू गोपाल की मूर्ति रहेगी और भगवान शिव का एक प्रतीक हम छोटी भगवान की पिंडी में रख सकते हैं। तो मध्य भाग में हो गए गणेश जी, राइट साइड में हो गए विष्णु भगवान का एक अवतार, उसको लगकर हो गया एक शिव भगवान का अवतार, और लेफ्ट में हो गया गणेश जी के कुल देवी। ऐसे पंच देवी देवता के फोटो या मूर्ति जो भी हमारे घर में है वो सब रख सकते हैं। भगवान एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए, एक भगवान के ऊपर दूसरा भगवान आ गया, दूसरा फोटो नहीं दिख रहा है।
हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो भी पितृगण हैं, उन पितृगण को हम भगवान की मंदिर में नहीं रखे, उनको सबको उत्तरमुखी दक्षिण की दीवार को लगकर उनका हम उत्तरमुखी करके रख देवे उन सभी पितरों को, और हम लोग डाइनिंग में रख सकते हैं पितरों को, या हमारे मेन ड्राइंग हॉल में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमेशा प्लॉट स्क्वायर ही रहना जरूरी है क्या? देखो, अलग अलग शेप है, 42 प्रकार के शेप दिए हैं प्लॉट में, स्क्वायर ही होना जरूरी नहीं है। अब तकलीफ कैसी है, हम किस जगह पे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर मैं सोलापुर की बात करूं तो सोलापुर में एम्पल लैंड अवेलेबल है, और मैं उन लैंड में का कुछ पार्ट टेढ़ा मेढ़ा भी रहा तो स्क्वायर करके निकाल सकता हूँ। वही बात मैं नई मुंबई की करता हूँ, ठाणे की करता हूँ, साउथ की करता हूँ, तो लैंड की वैल्यू हर स्क्वायर इंच के ऊपर है। तो जिस प्रकार का प्लॉट वहां पे है, उसी प्लॉट को हम मॉडिफाइड कर कर वापर सकते हैं। मैं ये जो काम करता हूं उसका रीजन ये है, कंस्ट्रक्टिव नेचर से उस वास्तु को जोड़ना, तोड़ने की कोई बात ही नहीं है। रेमेडियल मेजर्स ऑफ वास्तु हर जगह के ऊपर, देखो आप मुंबई में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, और फ्लैट में ओपनिंग डोर कौन सा मिला, हमारी किचन किधर है, बेडरूम किधर है, उसका कोई अता पता नहीं है। अब एक का किचन अगर एक कोने में है तो सभी की किचन उसके लाइन में रहेंगे। नीचे 20 माले की बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आगे पीछे नहीं रहेगी। वो स्क्वायर प्लॉट है कि ट्रायंगल प्लॉट है, जो प्लॉट में आप रह रहे हो ओके, लेकिन स्क्वायर प्लॉट अगर लेते हैं, नया ले रहे हैं तो मोर बेटर है। आयत लेते हो तो भी ठीक है। अगर कोई हेक्सागोन, हेक्टागोन, अमीबा शेप का प्लॉट मिल रहा है तो उस प्लॉट में हम लोग बाद में अंदर कोई करेक्शन कर कर उस भूमि का जो दोष है वो निकाल कर उसके ऊपर वास्तु बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गाय पास में ना हो तो रोटी किसको खिलाए? देखिए, बम्बई में बहुत से सवाल है कि गाय कुत्ते की रोटी हम निकालने को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। हम तो अभी सिस्टम ऐसा लगा दिए कि जो गाय का दूध देने वाला आदमी आता है, गाय की रोटी का बक्सा रख दिया है, गाय पास में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर वो गाय पास में नहीं है तो कोई भूखा आदमी करता है, आपका वॉचमैन है जो खाने को नहीं मिलता है, उस भूखे आदमी को आप रोटी दे सकते हो। पक्षी के लिए रोटी रख सकते हो, अगर पक्षी टेरेस पे है, नजदीक है, वो खा सकता है। तो हम तो गाय की रोटी गाय को देने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बम्बई में ये सवाल हो सकता है, तो हम लोग वो रोटी हम हमारी आदमी को दे देवे, पक्षी को दे देवे या गाय को दे देवे, जो भी कंफर्टेबल है आपको उसको दे सकते हैं। जिसको भी जरूरत है उसको दे सकते हैं, जिसको जरूरत उसको दे सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, किड्स का स्टडी रूम का कलर स्टडी टेबल की दिशा के बारे में बताएं। स्टडी रूम अभ्यास करने की दिशा जो है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका मुंह पूर्व में होना चाहिए, ईस्ट में या नॉर्थ में। स्टडी करने वाले बच्चों का मुंह होना चाहिए। बहुत से लोगों को दिशा का ज्ञान ठीक से नहीं होता है। बॉम्बे में मैं जब भी आता हूँ और अलग अलग लोगों से मिलता हूँ तो उनका कंफ्यूजन ये रहता है कि हमारा फ्लैट नॉर्थ मुखी है, उत्तर मुखी है बोलते हो, और जब फ्लैट में घुसते हैं ना वो दिशा देखते हैं। हम लोग फ्लैट में रुककर जब बाहर निकलते हैं, जो दिशा बाहर निकलते समय रहेगी वो दिशा में उस फ्लैट का मुख होता है। दिशा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बच्चे जब पढ़ाई करेंगे तो बच्चे पढ़ाई करते समय बच्चों का मुंह पूर्व में होना चाहिए या उत्तर में होना चाहिए, और बच्चों का अगर स्टडी रूम ईशान्य कोने में रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, तो दैट इज मोर बेटर। उस जगह पे नेचुरल लाइट भरपूर आवे इफ पॉसिबल, अदरवाइज आर्टिफिशियल कूल लाइट वहां पे रहे, प्रॉपर एटमॉस्फेयर रहे, जिसके कारण बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सके। और कलर जो है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर रहते हैं तो लाइट कलर का कलर होना चाहिए, उसमें लाइट व्हाइट या एप्पल ग्रीन कलर, एकदम लाइट, और एकदम लाइट स्काई ब्लू कलर, उसमें एप्पल ग्रीन इज मोर बेटर,
in northeast corner. Sky blue color is more better in northwest corner facing towards north. कोण में एप्पल ग्रीन और नॉर्थ वेस्ट वाय में है, नॉर्थ में मुंह करके, तो उसको लगाना है अपने को लाइट कलर का ब्लू कलर। और वही जगह ही नहीं है हमारे पास, और साउथ वेस्ट कोने में बेडरूम में हम टेबल लगा के दे दिया बच्चों को, तो उस जगह का कलर होना चाहिए लाइट येलो, पिस्ता कलर, लाइट येलो मस्टर्ड पियोर कलर होना चाहिए। इस प्रकार की दिशा के हिसाब से कलर चेंज होता है। ईशान्य में अलग है, वायु में अलग है, आग्नेय में अलग है और नैऋत्य में अलग है। तो जिस दिशा में रूम करेंगे उस दिशा में पूर्व में बैठ सकते हैं। 3 अलग अलग चीजें हैं। भवन की पूरी ब्रह्मस्थान, भवन मतलब हमारा प्लॉट, जो बिल्डिंग है ना पूरी, जिसमें पार्किंग है, 20, 25, 30, 40 फ्लैट है, वो पूरा प्लॉट भवन हो गया। उसमें फ्लैट ये हमारी वास्तु हो गई। उस वास्तु में एक सिंगल रूम बेडरूम, ये उस एरिया के ऊपर बेडरूम के अंदर चले गए। उस बेडरूम में ईस्ट में मुंह करके बच्चों को बिठा दिया, उसी बेडरूम में नॉर्थ में मुंह करके बिठा दिया। अगर ईशान्य में बिठा रहे तो जो मैंने कलर बताया वो कलर ईशान्य में, वायव्य में, नैऋत्य में और ईशान्य में, ऐसे आप कलर लगा के बच्चों को बिठा सकते हैं। ओके। अगला क्वेरी है, मंदिर के ठीक पीठ के पीछे घर बढ़ाना उचित है क्या? मंदिर के ठीक पीठ के पीछे घर बढ़ाना उचित है क्या? मंदिर कौन सी दिशा में है, कहाँ पे रखा हुआ है, और एक्सटर्नल फेस में है कि इंटरनल फेस में है, ये देखकर दिशा का ध्यान देते हुए इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत जनरल कॉमन एकदम जनरल सवाल हो गया कि मंदिर के पीछे, उनके दिमाग में ऐसा है, हम लोग जब 2 मंदिर अलग अलग होते हैं, घर का मंदिर ये हमारा प्राइवेट है जिसके सामने सिर्फ हम घर के लोग पूजा करते हैं, और जो पब्लिक मंदिर होता है वो अलग है। तो घर के मंदिर के आगे पीछे हम बढ़ा सकते हैं, गढ़ा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर वही पब्लिक मंदिर, पब्लिक प्लेस पर मंदिर रखते हैं तो उसमें कुछ नियम है, उस नियमों का पालन करते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। सवाल बहुत ही उन्होंने जनरलाइज पूछा, लेकिन जवाब है कि मंदिर के आगे पीछे हम बढ़ा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हमारी वस्तु चौकोन में से बाहर नहीं निकल जावे, उसको बहुत ध्यान देके सही तरीके से बनाना और प्रॉपर आदमी को कंसल्ट करके पूछ के करना मोर बेटर रहेगा। ओके। अगली क्वेरी है, घर में कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए और कौन से नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। घर में प्लांट्स लगा सकते हैं हम लोग। देखो, हम बोनसाई प्लांट लगाएंगे, एक्चुअली वास्तु क्या बोलती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे 4 अलग दिशा में। नॉर्थ में हम लगाते हैं पलाश, नॉर्थ साइड जो होती है ऊपर की, उसके बाजू में हम पलाश का प्लांट लगाते हैं। साउथ में हम लगाते हैं औदुंबर, ईस्ट में लगाते हैं वड, जो बोनसाई प्लांट मिलते हैं आजकल, वड का पेड़ ईस्ट में लगाते हैं, और वेस्ट में लगाते हैं पीपल का पेड़। अच्छा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ वेस्ट कोने में लगाते हैं इमली का पेड़, नॉर्थ ईस्ट कोने में लगाते हैं आंवले का पेड़। हर पेड़ की दिशा निश्चित की हुई है। ये अगर मैं घर मकान बनाऊं, खेत में फार्म हाउस बनाऊं, तो ये बात ठीक है। फ्लैट के अंदर हम लोग जिसको काटे हैं ऐसे पेड़ नहीं लगावे। गुलाब का फूल आता है तो गुलाब का फूल का पेड़ चलेगा, लेकिन सिर्फ काटे ही काटे उसको, ऐसे पेड़ नहीं लगाने में ज्यादा फायदा है। जो पेड़ मैक्सिमम ऑक्सीजन दे सकते हैं ऐसे पेड़ हम जरूर लगा सकते हैं। ओके। किसी ने खाली पूछा है, अगर स्टेप्स है मंदिर में, इतना ही पूछा है। मंदिर में स्टेप्स अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मंदिर में स्टेप्स कर सबसे ऊपर की स्टेप के ऊपर जो मैंने मूर्तियों का क्रम बताया, ऐसी सब मूर्तियां हम रख देंगे। उसके स्टेप के ऊपर शालिग्राम जी और कुछ पुराने भगवान है वो सब रख सकते हैं, और उसके नीचे की स्टेप के ऊपर अगरबत्ती, दीपक, कपूर, ये सब चीजें जो है उसके अंदर रख सकते हैं। मंदिर में स्टेप अलाउड है, चलती है। लेकिन उस स्टेप में भगवान रखते समय एक फोटो के ऊपर दूसरा फोटो आ गया, उसके ऊपर तीसरा फोटो आ गया। हम क्या करते हैं, हर गांव में जाते एक फोटो लेके आ जाते हैं। मैंने मिनिमम फोटो बता दिए 5,
सेंटर में गणेश जी के लेफ्ट साइड में विष्णु भगवान, शिव भगवान, और राइट साइड में गणेश जी के विष्णु शिव, और गणेश जी के लेफ्ट में कुलदेवी और कुल देवता। ये पंच देवता इंपॉर्टेंट है। बाकी सब फोटो एक पेटी में भर के लाल कपड़ा बांध के रख दो, किसी मंदिर में दे दो, या कपड़े बांध के पेटी में बांध के घर में रख दो। रोज एक किया, काम खत्म हुआ। इतने फोटो लगा के रोज उनको पूछना, सफाई करना, अगरबत्ती बताना, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। देखो हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उस मेहमान को हम बहुत अच्छी आवभगत कर कर बिठाते हैं, उसको प्यार से पानी, चाय, कॉफी से पूछेंगे। जिस भगवान को हमें विराजमान किया है उसको रोज कम से कम सूखे कपड़े से तो पूछो, अगरबत्ती तो बताओ, एक श्लोक भी बोलो। अगर नहीं जमते तो भगवान कम कर दो, वो सब पेटी में बंद करके रख दो, और पेटी के ऊपर गुलाब का फूल रख दो, एक फूल पत्र रख के प्रणाम करके अपने काम करो। क्योंकि मुंबई के लोग हैं, समय बहुत कम है, और हम तो ट्रेन में पढ़ने वाली पोथी किताब ट्रेन में पढ़ते हैं। मैं देखता हूँ हर महीने में 2-4 दिन में आती रहता हूँ। उस सिलसिले में काफी मेरे बॉम्बे के इर्द गिर्द के काफी लोग मेरे वास्तु के क्लाइंट भी है, तो मुझे सब चीजें मैंने नजदीक से देखी है। इसलिए बम्बई की, ठाणे की, पर्टिकुलर की घर की क्या तकलीफ है मैं समझ रहा हूँ, इसलिए इतना खुला और ओपन जवाब दे सकता हूँ आप सबको। नेक्स्ट है, फ्लैट में सेफ्टी प्लानिंग क्या रखना चाहिए? फ्लैट में सेफ्टी प्लानिंग, एक तो मेन डोर जो होता है ना अपना, उस मेन डोर में 2 दरवाजे हम लोग रखते हैं, बेटर है। कोई भी बाहर से आता है तो तुरंत अपने को दिख जाए। आजकल तो वीडियो कैमरा सब मिलते हैं, और आधा काम तो वीडियो कैमरे के ऊपर हो जाता है। कौन आया, किस आदमी का कुछ काम है, टेलीफोन है, नीचे आपका वॉचमैन है, थर्ड आया बोल के एक कंपनी है जो सब सेफ्टी मेजर्स करके देती है। एक कैमरा लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा, तो कैमरा लगा सकते हैं, डबल डोर लगा सकते हैं, वीडियो कैमरा डोर बेल के ऊपर लगा सकते हैं, और नीचे वॉचमैन के पास से उसको कुछ नाम्स लगा के देकर हमारी घर की सेफ्टी हम कर सकते हैं। ओके। खाना कौन सी दिशा में खड़े रहकर बनाना चाहिए? एक बेसिक 3-4 चीजें महत्वपूर्ण है। अगर पॉसिबल है तो खाना बनाना, खाना खाना, पढ़ाई करना और बच्चों का सोना, ये सभी पूर्वमुखी होता है। सर पूर्व में होना चाहिए, मुंह पूर्व में होना चाहिए। खाना बनाते समय जो सूरज सामने से आ रहा है उसको देखते हुए खाना बनाते हैं, मोर बेटर। लेकिन बॉम्बे में, ठाणे में, फ्लैट सिस्टम में, हर घर में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सब्जेक्ट के ऊपर यही बात बताई थी। मैंने सब्जेक्ट जो भेजा था रेमेडियल मेजर्स था, बाद में उसको हिंदी का कन्वर्जन समस्या एवं समाधान हो गया। तो रेमेडियल मेजर्स हर एक के ऊपर है। मेरा किचन अगले जोन में नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैं पूरब में मुंह करके रुक के रसोई नहीं बना सकती हूँ, तो मैं क्या करना चाहिए? हर एक का सोल्यूशन और रेमेडियल मेजर है, बिना कुछ तोड़फोड़ किए हुए। अपने को वहां पे उस चीज की जरूरत है, वो चीज हमें मिल जानी चाहिए। उसके लिए वहां पे उसकी एनर्जी कैसे क्रिएट करना, उसकी अलग अलग थेरिया है जो अपन देख के कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। अगला सवाल लेती हूँ, किचन नॉर्थ ईस्ट में होना ठीक है क्या? देखो एक्चुअली किचन के बारे में अलग अलग जो प्रभाव है वो अलग अलग ग्रंथों में अलग चीजें दी हुई है। जैसे कि मय मतम, मन नाम का राक्षस होके गया, मय मुनि होके गया, मय मुनि 36 अध्याय में 3300 अलग अलग श्लोक लिख के मैंने अपनी किताब हमारे लिए एक बहुत बड़ा अद्भुत भंडार छोड़ के गया। या कामिका याम जो शिव पार्वती का चिंतन है, तो मैं और कामिका याम में किचन के बारे में 4 अलग अलग चीजें दी है। किस आदमी का किचन किधर होना चाहिए उसका श्लोक ही आता है कि 4 जो वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस हिसाब से 4 अलग अलग प्रकार के किचन अलग डायरेक्शन दिए मैंने। वैश्य आदमी दूसरा किचन कहाँ पे हुए, शूद्र दूसरा किचन कहाँ पे हुए, ब्राह्मण का कहाँ पे हुए।
तो पहला उसने दिया है ब्राह्मण के लिए आग्नेय, फिर क्षत्रिय के लिए दिया है उन्होंने सेकंड साउथ वेस्ट नैऋत्य, तीसरा दिया है वैश्य के लिए नॉर्थ वेस्ट और शूद्र के लिए ईशान्य। ऐसे 4 किचन के 4 टुकड़े बना के दिए। हम लोग हमारे जहां पे रहते हैं जिस अक्षांश एकांश पे, वहां पे हवा की दिशा कौन सी है, किधर से हवा की किधर बाहर जा रही है। अगर किचन में कुछ गड़बड़ी हो जाए कभी तो वो हवा पूरे घर को खत्म नहीं कर देवे, एक कोने में रहे किचन। इस प्रकार का चिंतन कर कर हम जो दिशा ठीक लगती है वहां पे किचन रख सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी का पढ़ाई कर कर, विंड डायरेक्शन का पढ़ाई देखते हुए हम लोग कर सकते हैं। तो हम कहाँ पे रहते हैं, कौन सी जगह पे है और कौन से माले पे रह के काम कर रहे हैं, कौन से फ्लोर तक उसका इफेक्ट आएगा, कौन से फ्लोर इफेक्ट नहीं आएगा। कुछ फ्लोर के ऊपर विंड का प्रेशर चालू रहता है, कुछ फ्लोर के नीचे पृथ्वी के अधोपति में रहते हैं। तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत में से कौन से महाभूत के लेवल पे हम बैठे हैं, उसके ऊपर खेल है कि किचन कहाँ पे होना चाहिए। तो वेग एक चल सकता है विथ सम डिफरेंट कंडीशंस। नेक्स्ट, अगर स्टेप्स हो मंदिर में, बच्चों की मानसिक शांति या प्रोग्रेस में वास्तु का रोल? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मंदिर में स्टेप्स है तो मेरे घर में, खुद के घर में मंदिर में स्टेप्स है, और मेरे बच्चे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से बहुत उच्च लेवल के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। धनु जी एक क्वेश्चन है, देखो, बच्चों की हाँ। शादी लेट होने में वास्तु का दोष हो सकता है क्या? देखो, बच्चों की शादी लेट होने में पहले तो उसके माँ बाप का दोष है, उसके बाद उस बच्चे का खुद का दोष है। क्योंकि मैं इतना ये बनने के बाद शादी करूंगा, वो बच्चा पैकेज से शादी करता है, पैकेज के साथ, वो पैकेज उसको मिलता नहीं है, फिर सुपर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है। तो अलग अलग विषय काफी है उसमें, इसलिए उसको डायरेक्टली वास्तु के साथ जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। वन ऑफ द रीजन, वेरी स्मॉल, 100 में से 5% वास्तु हो सकती है, 95% अलग अलग नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत हो सकते हैं। ओके ओके ओके, अगला सवाल है, घर में मंदिर दीवार के अंदर बनाया तो चलेगा क्या? अब मुंबई है, मैं तो आपको पहले बोल दिया, वहां पे तो इंच इंच लड़ाना है, हम स्क्वायर सेंटीमीटर लड़ाते हैं। भगवान अपने दिल में होने चाहिए, सात्विकता हमारे दिल में होनी चाहिए, हम अच्छे इंसान होने चाहिए। मंदिर में दीवार के अंदर मंदिर बनाया तो बिल्कुल चलेगा। उस मंदिर के पिछवाड़े में कोई भी गलत नेगेटिव चीज मत रखो। चप्पल रख दिया उसको लगकर, बाहर से आते घूमकर चप्पल लेके घुस गए उस मंदिर के बाजू में, ऐसा मत करो। थोड़ी सी सुचिरभूतता उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर जगह ही नहीं है फ्लैट में और दीवार तोड़ के मंदिर बीच में घुसा देंगे चेंज, तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। ओके, घर की उत्तर दिशा में जीना है, जीना मतलब सीढ़ी है तो क्या वास्तु दोष है? वास्तु दोष निश्चित है उसके अंदर, लेकिन अब क्या हो गया है, फ्लैट है, बंगलो है तो दोष अलग है। फ्लैट में वो सीढ़ी ऊपर तक गई हुई है और वो सीढ़ी जहां पे निकलती है टेरेस पे, वहां पे एक हेडरूम होती है, उस सीढ़ी के ऊपर एक वाटर टैंक होता है, ऐसा करके उसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है। तो उस सीढ़ी वहां पे अगर होती है तो वास्तु दोष में जो आदमी उस सीढ़ी के सामने के फ्लैट में होता है, उस घर में पैसों की जो इनकम है, जो पैसों का सुकून बढ़ना जो है, वो कम हो जाता है। उसमें निश्चित थोड़ा बहुत दोष का लगता है, उसमें भी दोष निवारण की कुछ शक्ति या कुछ हम चीजें डाल देते हैं उसके अंदर। दीवार तोड़ना पॉसिबल नहीं है, हम स्टेयरकेस तो तोड़ नहीं सकते हैं, फ्लैट चेंज नहीं कर सकते हैं। अब स्टेयरकेस भी वहीं रहेगी और फ्लैट भी वहीं रहेगा, और हमको उसके दोष को तो कम करना है, तो उसके कम करने के रेमेडियल मेजर्स पक्के हैं। बॉम्बे में हर घर में कुछ ना कुछ दोष ही है। 100% वास्तु घर मिलना इम्पॉसिबल है, वो लेते बैठेंगे तो घर ही नहीं मिलेगा अपने को। तो जो भी घर मिला है अपने को, उसी घर को बेस्ट कैसा बना सकते हैं, उसका घर के घर में हम बढ़िया चिंतन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा है, शादी लायक बेटी के लिए उपयुक्त रूम कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, अगर वो बेटी को नॉर्थ वेस्ट में हम सुनाएंगे तो शायद बेटी की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी तय, और अच्छा घर पाकर बेटी भी सुखी रहेगी, माँ भी सुखी रहेगी। ओके। पितृ पूजा घर में रखना क्या?
बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे मनुष्य के पूरे जीवन के ऊपर 4 लोग प्रभाव करते हैं, इंद्र, पितृ, देव, यक्ष। तो हम जब पितृ पूजा करते हैं ना, तो निश्चित पुत्र की पूजा करने में कोई हर्ज नहीं है। हम हमारे जहाँ पे पीने का पानी रखते हैं, वहां पे पिताजी रखते हैं। जो छोटा बच्चा जल्दी चला गया, हम उसको मानते हैं, हमारे घर में उसका निवास है, ऐसा मानकर उसको अमावस्या, पूर्णिमा, जो भी दिन तय हुआ है उसके ऊपर, बहुत से घर में अलग अलग प्रथा परंपरा है। हमारे घर की जो भी प्रथा है, परंपरा है, उसको हमको निभाते हुए आगे लेके चलने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल आप जो भी पितृ पूजा आपके घर में है जरूर कीजिए, अच्छी तरीके से, पूरे श्रद्धा भाव से कीजिए। ओके, नेक्स्ट है, नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम हो तो उपाय क्या है? नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम बढ़िया है, उपाय क्या, अच्छा ही है। नॉर्थ वेस्ट सही जगह है बाथरूम की। ओके। अच्छा, उन्होंने करेक्ट करके नॉर्थ ईस्ट लिखा है, सॉरी। यस यस, नॉर्थ ईस्ट लिखा है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है तो वहां पे ह्यूमन वेस्ट नहीं होवे, WC नहीं होना चाहिए। स्नान करने के लिए नॉर्थ वेस्ट एरिया ओके। अगर हम वहां का कमोड कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं या कमोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसका दोष अपने आप कम हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में जो बाथरूम है, ईशान्य कोण में, जहां पे भगवान की दिशा बोलते हैं, वहां पे टॉयलेट आ गया है, कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान में देना चाहिए कि उस टॉयलेट की फर्श की लेवल हमारे बेडरूम के फर्श से नीचे होनी चाहिए। अगर वही टॉयलेट साउथ वेस्ट कोने में है, डायगोनल अपोजिट में, तो वो टॉयलेट हाइट पे होना चाहिए, 1 स्टेप अबव, फ्लोर स्टेप से अबव होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट के अगर अंदर टॉयलेट है तो वो फ्लोर से 1 इंच 2 इंच 3 इंच नीचे होना चाहिए। अगर वो टॉयलेट फ्लोर से नीचे है तो टॉयलेट चलेगा, अगर फ्लोर से ऊपर है तो उसको निकाल के फ्लोर से नीचे करवा लो। ओके, अगला है, बंगले में सेफ्टी टैंक दक्षिण पश्चिम कोने में है, जो गलत है ऐसा बोलते हैं, अब क्या करें? बंगले में दक्षिण पश्चिम में अगर किया हुआ है तो उसको बदलना मोर बेटर है। अगर बदलने की जगह है, पश्चिम बाजू में सरका सकते हैं टूवर्ड्स, नॉर्थ वेस्ट कोने की बाजू में सरका सकते हैं, उसको वेस्ट में ही चलना है आगे। पश्चिम और दक्षिण नैऋत्य में है कि दक्षिण में, देख लेना। अगर जगह है वहां पे बंगले में, कौन से बाजू में जगह है, दक्षिण में है, तो आग्नेय कोने में एकदम जाना नहीं है। हम टोटल वास्तु के 9 पार्ट करके 2 पार्ट छोड़ देंगे आग्नेय के, और बचे पार्ट के अंदर कर सकते हैं। नहीं तो वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट से लगा के 50% ऑफ वेस्ट में कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, उसको बंद करना ज्यादा बेटर है। ओके, किसी ने पूछा है, सेम बिल्डिंग में ऊपर नीचे के फ्लैट्स एक जैसे डायरेक्शन और एक जैसे ही डिजाइन में होते हैं, वास्तुशास्त्र से काम न करते हुए भी फिर कोई अमीर और कोई उससे कम समृद्धि में कैसे रह सकते हैं? इसका जवाब शायद उन्होंने मेरा व्याख्यान सुना नहीं ठीक से। मैंने 4 पॉइंट बताए थे, प्रारब्ध, उपासना, कर्म, कर्तृत्व, और चौथा बताया था वास्तु। हर एक के प्रारब्ध से उसको जो मिलना है नहीं मिलना है, मैंने आपको तभी बोल दिया, लक। हम बोलते ना LUCK, लक। व्हाट इज लक? L stand for labor, U stand for understanding, C stand for credibility, और K stand for knowledge। जिसके पास कष्ट करने की तैयारी है, दूसरे को समझने की तैयारी है, जिसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में ठीक है, और जिसको उसके विषय का ज्ञान है, उसका लक भागता है। चलती चल भव, ऐसी वेद आज्ञा है। जो चलता है ना उसका नसीब चलता है, जो भागता है उसका नसीब भागता है। तो मेरी ऐसी विनती है, बहुत से लोगों का सवाल हमेशा होता ही है कि मैं तो सब अच्छा करता हूँ, सब ठीक करता हूँ, उसके बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मेरे सामने वाला मेरा मित्र सब गलत करता है, उसके पास सब कुछ है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया सवाल का जवाब ऐसा है, गीता परिवार में एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा था 10 साल पहले कि
भाई जी आपने बोला मैं सब अच्छा रहता हूँ, जो बोला वो नियम सब बराबर नियमबद्ध रहता हूँ, अनुशासन रहता हूँ, तो भी मेरे घर में खाने की रोटी की तकलीफ है। और आप जो बोलते हैं उसके बिल्कुल विरुद्ध लोग रहते हैं, वो बिल्कुल खुश है। ऐसा कैसा? आप झूठ बोल रहे हो, आपकी बात गलत है। सेम सवाल था, उसको जवाब ऐसा दिया गया, जब खेत में अनाज आता है ना, तो अभी भी देहात में ऊपर से जैसा एक कोठी होती है ना अपनी, वैसा एक कोठियार होता है उसका बनाया हुआ, वो ऊपर से अनाज डाल देता है, और उस अनाज ऊपर से जो डालता है, रोज नीचे से किलो 2 किलो निकाल के वो शेतकरी की जो बीबी है वो अनाज को घट्टी में पिसेगी, रोटी बनाएगी, खाएगी। एक साल उस खेती करने वाले फार्मर ने, उस किसान ने ऊपर से अनाज डालने की जगह भूसा डाला, काम किया ही नहीं उसने, कुछ भी निकाला नहीं, और ऊपर से भूसा डाल दिया। ऊपर से भूसा डालने के बाद भी नीचे से गेहूं ही आ रहे उसके, वो कहां से आ रहे गेहूं? तो पिछले साल के जो गेहूं डाल के रखे हुए हैं, वो गेहूं जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक भूसा नहीं आएगा। तो आप अपना काम अच्छा करते रहो, कर्म अपने संपूर्ण कर्तव्य से करते रहो। दूसरे किसी की, एक दूसरे की होड़ करने से, मैं रात में सोते समय मुझे अच्छी नींद आ रही है, मैं खुश होकर सो रहा हूं, मैंने किसी को फंसाया नहीं है, गलत काम किया नहीं है, इतना भी है, और अच्छी नींद आ रही है तो मैं बहुत खुश हूं। पैसे से किसी की मापदंड नहीं होता है, उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, उसके पास कितनी छोटी गाड़ी है, ये संतोष का मीटर अलग है। तो हम कितने संतोषी है देखना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारे नीचे वाले के पास से देखकर चले तो ज्यादा सुखी रहेंगे। ओके। अगला है, अग्नि कॉर्नर में पानी का नल है, क्या करना चाहिए? पानी का नल अग्नि कॉर्नर में चलता है, अंडरग्राउंड कुछ नहीं चलता है अग्नि कॉर्नर में। पानी की टंकी भी ओवर चलती है, पानी का नल अग्नि कॉर्नर में चलता है। सिर्फ अग्नि कॉर्नर में खड्डे में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर अग्नि कॉर्नर में यूटिलिटी रहेगी उनकी नल के नीचे, तो उस यूटिलिटी की हाइट बढ़ा ले फ्लोर से, नल निकालने की जरूरत नहीं है। ओके। अगला है, मास्टर बेडरूम का कलर कौन सा रंग हो? मास्टर बेडरूम कौन सी दिशा में उसके ऊपर डिपेंड है। मैं अभी समझ रहा हूँ कि नॉर्थ वेस्ट से लगा के साउथ वेस्ट ये पट्टे में जो मास्टर बेडरूम रहेगी, उसके लिए कलर है आइवरी, लाइट कलर का आइवरी कलर होता है ना, वो कलर रहेगा। अलॉन्ग विथ फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग को व्हाइट कलर न लगाए, उससे वाइब्रेशंस काफी ऊपर नीचे होते हैं। और फॉल सीलिंग के ऊपर जो ऊपर हम छत बनाते हैं, पीओपी करते हैं, तो पीओपी के अंदर भी जितना एरिया बेड का है, उस बेड के ऊपर, हमारे बेड के ऊपर कोई भी ऊपर नीचे ना हो, प्लेन रहे। जो बेड का एरिया जितना है रूम का, उतना ऊपर का पीओपी प्लेन रहना चाहिए। तो जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी से कुछ वाइब्रेशन निकलते रहते हैं, वो वाइब्रेशन ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे। जब वो बेड के ऊपर का एरिया, पीओपी का एरिया ऊपर नीचे रहेगा, एंडुलेशंस रहेंगे, तो वहां पे ठीक तरीके से गहरी नींद नहीं आ सकती है, डिप्रेशन में आदमी जाता है, टेंशन में रहता है, ऐसी अलग चीजें होती है। तो हमको बेड का कलर बिल्कुल लाइट येलो कलर का, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट। अगर वही बेड आग्नेय कोने में है तो लाइट पिंक कलर, और वही बेड ईशान्य कोने में है तो एप्पल ग्रीन कलर। केमिकल फैक्ट्री में रेगुलर मेंटेनेंस नहीं आने के लिए क्या करें? केमिकल फैक्ट्री में रेगुलर मेंटेनेंस नहीं आने के लिए, अगर फैक्ट्री में जगह हो ठीक तरीके से प्रॉपर, और लोग वहीं पे रह सकते हैं उस फैक्ट्री के लोग, जैसे लॉकडाउन में अभी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, तो नॉर्थ वेस्ट कोने में मेंटेनेंस के 2 लोगों को रखा जाए, केमिकल फैक्ट्री के 2 लोगों को वहीं पे रखा जाए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, जो लोग निवासी वहां पे रहेंगे। और उन लोगों की, केमिकल फैक्ट्री के काफी प्लांट मैंने बनाए हैं शोलापुर में, देन शोलापुर के बाहर भी। तो उस केमिकल प्लांट में क्या क्या मेंटेनेंस आता है, उसके ऊपर काफी हमने चिंतन किया है। उसकी प्रोसेस क्या है, क्या काम करते हैं, कौन सा लिक्विड, गैसियस, टैबलेट्स क्या बनाते हैं, उसके ऊपर खेल है। मिनिमम मेंटेनेंस तो फैक्ट्री में आता ही आता है,
लेकिन मेंटेनेंस टोटल फ्री हो जावे ऐसी कोई केमिकल फैक्ट्री है ही नहीं। हर आदमी को मेंटेनेंस लगता है, हर गाड़ी को, हर घोड़े को और फैक्ट्री को मेंटेनेंस लगता ही लगता है, लेकिन कम से कम होवे इसके लिए नॉर्थ वेस्ट कोने में कोई ना कोई वहां पे मेंटेनेंस वाला आदमी रख देवे। ओके। अगला है, ऐसे माना जाता है बोनसाई पेड़ से ग्रोथ खुट जाती है, इज इट ट्रू? बिल्कुल नहीं, बोनसाई पेड़ से ग्रोथ खुट जाती है। अब कैसा है, अगर मेरे पास जमीन है और मैं लगा सकता हूँ पेड़ और मैं फार्म हाउस में रह रहा हूं तो बोनसाई लगाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। अगर मुझे फ्लैट में पेड़ रखना है, निमित्त बोल के वड़ का पेड़ रखना है, वड़ के पेड़ में से जब सूरज की किरणें निकलती है तो वहां पे ओजोन तैयार होता है। तुलसी, ईशान्य में तुलसी है, तो तुलसी के वहां पे हम जब चक्कर काटेंगे तुलसी के पौधे के बाजू में, तो वहां पे सवेरे सूर्योदय के पहले जो आधा घंटा संधि काल होता है उसमें ओजोन वायु होता है। इस प्रकार अगर फ्लैट में एक प्रतीक बोल के रख रहे हैं, हम हर जगह पे बोनसाई नहीं रख रहे हैं, तो बोनसाई से सिर्फ देखने का दृष्टिकोण बदलना है हमको, उसके ऊपर का। बोनसाई से कोई हमारी प्रगति कम नहीं होगी। ओके। एलोवेरा प्लांट घर में लगा सकते हैं क्या? एलोवेरा प्लांट घर में नहीं लगाना चाहिए। नहीं। ओके। ओके, अगला है, इन मुंबई बिग मिल्स हैव शट डाउन बट टुडे बिग मॉल्स आर फ्लरिशिंग, हाउ डज वास्तु वर्क हियर? बिग मिल्स हैव शट डाउन बट बिग मॉल्स आर फ्लरिशिंग, तो अच्छा, यानी जो कमला मिल के अंदर मॉल बन गए हैं। हाँ हाँ, तो सेम जगह पर मॉल्स बन रहे हैं तो वो सब अच्छे से चल रहे हैं, तो ये कैसे? वास्तु तो वही है। उसमें कैसा है, जो मिल के कंपाउंड के अंदर पूरी मिल बोल के चल रही थी, अब उस कमला मिल में 100 टुकड़े हो गए, हर टुकड़े का साइज शेप अलग अलग है, हर एक का प्रारब्ध, हर एक का कर्तृत्व, हर एक का कर्म अलग अलग है, और उस मिल में क्या बनता था, किसके लिए चलता था, और वो मॉल किसके लिए बना हुआ है, ये सभी अल्टरनेटिव सवाल जवाब है हर एक के। तो उस मिल के टुकड़े होने के कारण समझो एक अस्त व्यस्त प्लॉट लिया मैंने, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, उसको मैं चौकोर बना के अगर काम करूं तो निश्चित उसी जगह के अंदर हम काम कर सकते हैं। बहुत जगह पे हमारा ऐसा अनुभव है कि कैसा भी प्लॉट ले लिया क्लाइंट ने, सस्ती जमीन मिल गई और 20-25 एकड़ जमीन ले ली, उस जमीन को हमने जैसा हमको शेप चाहिए वैसा शेप काट के बाकी जमीन छोड़ दी। तो मिल्स के अंदर जो मॉल बने हैं वो मॉल की वास्तु, काफी मॉल्स की वास्तु, काफी मिल्स का ऑफिस देखी है मैंने। कमला मिल्स में मेरे 20-25 क्लाइंट है ऑलरेडी, कि जो है सब काम हम देख चुके हैं। टॉवर सी वर्ल्ड ट्रेड टावर है, हमारे आर ग्लोबल है, सभी लोग टच में, पासपोर्ट का ऑफिस है उसके बाजू में बगल में, तो हमेशा आना जाना होता है मेरा। सी टावर बिल्डिंग है, उसमें काफी मेरे दोस्त के ऑफिस है उसी बिल्डिंग में। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है, क्या श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन कहाँ करे, किसके हाथ से करे, कब करे, उसको विधि पूर्वक स्थापन कर सकते हैं। और श्री यंत्र में सभी जो भी श्री की चीजें होती है वो सब ठीक होना चाहिए। ये सब आयतर, और ऐसा है हम जो भी कर रहे हैं सही जगह पे सही आदमी के हाथ से होए, इतनी मेरी विनती रहेगी। बिल्कुल कर सकते हैं, श्री यंत्र की स्थापना करना गलत नहीं है, लेकिन किधर कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा है उस आदमी को बुलाकर समझकर फिर करें। ओके। गुरु महाराज को फोटो मंदिर में रखा तो चलेगा क्या? देखो, गुरु महाराज का जो आप स्टेप बताया था अपने मंदिर में, तो सबसे ऊपर की स्टेप में हम रखते हैं भगवान की तस्वीरें और गुरु महाराज की फोटो नीचे रख देते हैं। अगर गुरु महाराज परम पद स्वीकार गए हैं, उनका महानिर्वाण हो गया है, तो हम लोग मंदिर में एक बाजू में उसी मंदिर के वायु कोण के अंदर गुरु महाराज की फोटो रख सकते हैं। जो गुरु को हम भगवान की तरफ मानते हैं, प्रभु की तरफ मानते हैं, हमारे जैसे भाव है वैसा काम है। अब उसी घर की माँ मानती है, बेटा मानता नहीं है, बेटा मानता है, बेटी की भी मानती नहीं है, मिक्स कॉम्बिनेशन है, कर सकते हैं, रख सकते हैं। ओके। पूजा घर लकड़ी या मार्बल का होना चाहिए? लकड़ी मोर बेटर है, मार्बल का तो कोई तकलीफ नहीं है। लवचिकता लकड़ी में से लिबरल है, लकड़ी का रहा तो मोर बेटर।
इसके लिए मार्बल का है बोल के निकाल के बदलना है, कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो है जैसा है उसमें ही खुश कैसा रहना, उसके लिए वास्तुशास्त्र है। ये शास्त्र डरने के लिए नहीं है, डराने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हमारे गुरु ने स्पष्ट बताया था, अगर मैंने किसी की नींद उड़ा दी ना तो मेरी नींद हराम हो जाएगी। इसलिए ये डराने का शास्त्र है ही नहीं। हम सब लोग इसको आनंद के लिए नजीक कर रहे हैं, सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, सुकून के लिए है, डरने के लिए बिल्कुल नहीं है। हम लोग इसका आनंद लेवे उस शास्त्र का। बील का पौधा कांटेदार होते हुए भी घर, फैक्ट्री या बंगले में लगा सकते हैं क्या? किसका पौधा बताया आपने? बील लिखा है। बिल्व पत्र, बिल्व पत्र हाँ, चाहिए। शायद बिल्व पत्र। हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। बिल्व की जगह नॉर्थ वेस्ट में है। जैसे मैंने बताया ईशान्य में अपने को लगाना है आंवला, वैसे नॉर्थ वेस्ट में बिल्व पत्र लगाते हैं, साउथ वेस्ट में इमली का लगाते हैं। ओके, अगला है, मंदिर में शिवलिंग और नंदी एक साथ रख सकते हैं क्या? मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी रखना ही है, लेकिन नीचे के लेवल पे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, पंचदेव, गणेश जी, विष्णु जी का अवतार बाजू में लिंग लगा दिया। तो शिवलिंग में जो जहां से पानी निकलता है शिखा होती है, और शिवलिंग के जो बाजू जहां से ऊर्जा का स्रोत होता है उसकी दिशा होनी चाहिए उत्तर में। और जो पिंड है उसके सामने जो उसके वाहन है, वाहन को पिंड के सामने मुख करके रखना चाहिए। तो उसका मुंह हो जाएगा पूरब में, उत्तर में शिखा जाएगी और पूरब में होगा तो बिल्कुल चलेगा। घर में चेक कर लेना कौन से बाजू में जा रहा है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है, घर में जो स्वर्गवासी बड़ेरे है उनकी फोटो है, वो कितने पीढ़ी तक घर में रखना चाहिए? तो 7 पीढ़ी तक रखते हैं। बाप रे। 7 पीढ़ी तक लोग रखते हैं। अपने को तो 3 पीढ़ी के नाम मालूम नहीं है, वो बात अलग है। सही जो बात मैंने है। बड़ी बड़ी कोठियां देखी है इंदौर में, राजस्थान में, भिलवाड़ा में, वहां पे 7 पुरखों तक की फोटो उनके पास तस्वीरें थी। मेरे घर में 4 पीढ़ी तक है, मैंने ढूंढ के लाके लगाई है। रखनी चाहिए, उसकी दिशा मैंने बता दी। जो भी लोग चले गए हैं उनका मुख उत्तर में होना चाहिए और दक्षिण की दीवार पे उनको हम विराजमान करते हैं। कोई भी फोटो को टांगने का नहीं है, फोटो को कुछ नीचे एक प्लेटफॉर्म बना के ठीक से रखना है, टांगने का नहीं है। फोटो को लटका दिया खिल्ले को, ऐसा नहीं करना है। ओके, मेन डोर के बाहर कौन से भगवान और कौन से सिंबल लगाना चाहिए? मेन डोर के बाहर स्पेशल सिंबल का एक थीम ही है। एक्चुअली मेन डोर के बाहर सेंटर में गणेश जी लगाते हैं, और गणेश जी के साथ द्विबंध ओम, त्रिबंध ओम, सप्तबंध ओम, ऐसे अलग अलग प्रचलित प्रकार तैयार है। हम मेन डोर के ऊपर, बिल्कुल सबसे ऊपर, जहां मेन डोर अपना फॉर्मेशन पूरा करके कंप्लीट हो गया है, उसके ऊपर हम क्या क्या लगा सकते हैं? लक्ष्मी जी की पगले, गौ माता, श्री यंत्र, उसके बाद तुलसी का कुंडा, उसका प्रतीक। अब इसमें भी यह माहेश्वरी लोग है बोल के ये सब चीज लगाते हैं। जैन लोग, वो जैन के जो 14 स्वप्न हैं वो लगाते हैं। हमारे पास हम शुरू में ओम लगाएंगे, शुभ लाभ, दोनों बाजू में ओम, सेंटर के अंदर गणेश जी, और उसके अंदर गो, तुलसी, अग्नि का कुंड आता है एक छोटा सा, वो अग्नि। ऐसे अलग अलग 9, 7, 11 ऐसी चीजें लगा सकते हैं। लेकिन दोनों साइड में ओम बंद कर कर 2 ओम के बीच में सब लगाते हैं तो मोर बेटर है। स्वस्तिक लगा सकते हैं, स्वस्तिक, ओंकार, अग्नि, तुलसी, इन सभी चीजों का महत्व है। उसकी थीम बनाई हुई है, घर में कितने लोग रहते हैं, क्या आयु के हैं, कौन से बाजू में वो दिशा से आते हैं, वगैरह वगैरह। और काफी उसके अंदर माइक्रो वर्किंग है, लेकिन बेसिक चीजें मैंने बता दी। माइक्रो हर घर के हिसाब से एक आधी चीज कम ज्यादा हो सकती है। ओके, पीने का पानी कौन सी दिशा में रखना चाहिए? ईशान्य कोने में रखना मोर बेटर है। ओके, मंदिर के ऊपर कुछ रख सकते हैं क्या? मंदिर के ऊपर कुछ रखना नहीं है, खुला प्लेन रखना है। पुस्तकें रख सकते हैं, ग्रंथ। हमारे पास जो भी प्रमुख ग्रंथ है हमारे
दासबोध, ज्ञानेश्वरी, गीता, रामायण, ये ग्रंथ रख सकते हैं, बाकी कुछ चीजें रखो मत। पानी का टाका, आई थिंक टैंक लिखना होगा, अंडरग्राउंड बांधे तो सही होगा क्या? कौन सी दिशाएं बांधेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। ईशान्य में सही है, नॉर्थ में सही है, ईस्ट में सही है, साउथ वेस्ट में नॉट सही, आग्नेय में सही नहीं है, वायु में सही नहीं है। ओके। किचन का गेट और बाथरूम का गेट आमने सामने है तो कुछ करना चाहिए क्या? किचन का गेट, बाथरूम का गेट, कितना अंतर है उसके ऊपर डिपेंड है। 3 फीट से ऊपर ज्यादा अंतर अगर रहेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर अंतर बहुत कम है तो सिर्फ एक कर्टन लगा दे रहे उसके ऊपर। मेन, अच्छा वापस वही है, बहुत क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं सब लोग। घर में नौकर टिकते नहीं। देखो ये सब सवाल का जवाब हम खुद ही एक्चुअली, जितने भी सवाल आ रहे हैं ना, 85% जवाब हम खुद पर्सनल है। तो उस वास्तु में इस प्रकार की ऊर्जा तैयार करनी है कि हमारी ऊर्जा बहुत अच्छी रहे, हमारा शरीर, मन, बुद्धि अच्छा रहे। हमारे जो 4 चित्त के स्वरूप है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति के पेड़ पर सुख का फूल आता है और सुख के बगीचे में आनंद मिलता है, ये नियम है। हम खुद बदलने से लोगों को बदलने में ज्यादा विश्वास रखते हुए इतने पीछे लग गए कि लोग अपने को देख के भाग रहे हैं। पहले शुरुआत करेंगे हमारे से बदलने की, हम खुद बदलने की कोशिश करेंगे। आप खुद बदलो, देखो कौन सा आदमी टिकेगा नहीं। अगर आपका स्वभाव ठीक है, आप रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, सही समय के ऊपर उसके पैसे दे रहे हो और उसको जो भी उसकी नीड है समय समय की वो पूरी कर रहे हो, तो हर कोई टिकेगा। खुद के स्वभाव में परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने वही काम किया, स्वभाव छोड़कर हर चीज देने के तैयार है, तू तेरा स्वभाव बदल। और इंसान स्वभाव बदलने के लिए तैयार नहीं है। स्वभाव बदलने के लिए ही ये वास्तु की इतनी बड़ी बात की मैंने। देखो सिंपल एग्जांपल है, हम एयरपोर्ट पे आते हैं, एयरपोर्ट पे चलते हैं, उतरते हैं, कोई भी आदमी एयरपोर्ट के ऊपर स्प्लिट नहीं करता है। चलते चलते थूक दिया, हवा खा रहा है, पान खा रहा है, वो टॉयलेट में जाएगा, गार्गल्स करेगा। और वही अगर सेंट्रल बस स्टैंड के ऊपर कोई चला गया, मुंबई सेंट्रल, तो बस में भी थूकेगा और साथ साथ नीचे भी थूकेगा, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर वैसा है। हमारे घर का वातावरण इतना बढ़िया बना दो, इतना शुद्ध करो कि अपने आप उस घर में इतनी प्रकार की एनर्जी खड़ी रहे कि उस घर का नाम आनंदालय हो जाए। मैं आपको बता दूं कि मेरे सोलापुर के घर का नाम ही आनंदालय है। क्यों रखा है आनंदालय? मेरे दोस्त ने पूछा मुझे, अरे आनंदालय क्या होता है? बताया उसको। आपको विद्यालय मालूम है? विद्यालय घर होता है। क्या होता है? संगीतालय मालूम है? बिहारी संगीतालय मालूम है? तो उसने बोल दिया मैं समझ गया आपके घर का नाम आनंदालय क्यों है। उस घर में आनंद मिलने के लिए मैं उस आनंदालय में जाता हूँ। जैसे मैं चप्पल छोड़ रहा हूँ ना बाहर, तो मेरी सब नेगेटिविटी बाहर छोड़ के अंदर आ रहा हूँ। मैं उस घर में सिर्फ आनंद मिलाने के लिए आ रहा हूँ। ये भाव आप पे होने चाहिए। तो ऐसा कुछ पंच वाला नाम रखो जिसके कारण हमारे मन में ऐसे भाव तैयार हो जाए। अच्छा, अगला है, वी हैव एलोवेरा प्लांटेड इन आवर गार्डन अबाउट 8 to 10 feet अवे, नॉट इनसाइड हाउस, इज दैट ओके? चलेगा चलेगा, बाहर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर के बाहर नो प्रॉब्लम। घर के मंदिर में श्री यंत्र रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, लेकिन उसकी जगह है वापस भगवान के साथ नहीं रखेंगे, नीचे रखेंगे। वो श्री यंत्र की फोटो बड़ी बड़ी लगा देते हैं, उसके आगे भगवान रखते हैं, वो नहीं चलेगा। श्री यंत्र छोटा कर लो और छोटा करके नीचे रख सकते हैं। घर में एंटर करते समय कौन से भगवान का फोटो रख सकते हैं? दिशा के ऊपर खेल है। साउथ में अगर मकान है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, आप अंदर जाते समय कौन सी दिशा है उसके ऊपर गणेश जी लगा सकते हैं, हनुमान जी लगा सकते हैं। घर में केला और पीपल का प्लांट्स लगा सकते हैं क्या? केला और पीपल मैंने बताया आपको पश्चिम में लगाना चाहिए। पीपल का बोनसा है तो वेस्ट साइड में होना चाहिए, और केला नहीं लगाते घर में। ओके।
घर के बाहर गणपति है तो उनकी पूजा करनी है क्या? बिल्कुल करनी है। गणेश जी किसने विराजमान किए हैं? देखिए कौन से रूप में कौन आ रहा है ना मालूम नहीं है अपने को। हम लोग जब देवभूमि जाते हैं ना उत्तराखंड में, तो वहां पे लिखा है देवभूमि, पत्थर पत्थर में कण कण में भगवान बसे, ऐसा बोलते हैं वहां के लोग। तो देवभूमि है, कौन सा भगवान कौन से रूप में कहाँ पे आके क्या करेगा आप हमको मालूम नहीं है। कोविड की सिचुएशन में देखो हम सब घर में बैठ गए, हम हमारे वास्तु में गत 3 महीनों से 95 डेज से हम घर में बैठे हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो उस वास्तु के बारे में काफी चिंतन हो चुका है हमारा। हमने काफी वास्तु साफ सफाई भी कर ली, कूड़ा कचरा सफाई हो गया है। काफी लोगों ने अपना अपना जो भी इतने सालों का क्लीनिंग करना था वो क्लीनिंग कर लिया है। इट्स गुड। मंदिर के सामने मेन गेट है तो ठीक है क्या? मंदिर के सामने मेन गेट उत्तर से आता है तो ठीक है, दक्षिण से ठीक नहीं है। ओके। खरीदे हुए छोटे से मंदिर के ऊपर उसके साथ आया हुआ ट्रायंगल रखना चाहिए या नहीं? नहीं रखा तो बहुत बेटर है। शिखर नहीं रहता है, शिखर में ट्रायंगल जो आया ना, ट्रायंगल नहीं बोलते, वो मंदिर का कलश है उसके साथ आया होगा। मंदिर का कलश मंदिर घर के अंदर रखते नहीं है। मंदिर का कलश मैंने शुरू में बताया था कि 2 प्रकार की मंदिर है, घर का मंदिर या हमारा प्राइवेट मंदिर है, और बाहर का जो मंदिर है वो कलश युक्त मंदिर जो होता है वो बाहर का मंदिर है। तो उसके अंदर एनर्जी का स्रोत है वो ऊपर। जैसे कि जब भी भूकंप आता है तो ऊपर के टॉप की चीज मिनिमम वेट की होनी चाहिए और मैक्सिमम वो एंटीना है मंदिर का, जैसे कि शिखा है हमारी, वैसा मंदिर का एंटीना है वो। तो घर में मंदिर का एंट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग शिखा नहीं है, वो हमारा पर्सनल मंदिर है, इसलिए वो टैगल नहीं रखना चाहिए। ओके। आगे है, किस वास्तु दोष के कारण घर में बिना बात की बहस होती है? किस वास्तु दोष के कारण? नहीं, उसको यह नंबर ऑफ कारण हो सकते हैं। अभी एक कारण है ऐसी बात नहीं है। एक तो घर में एज ग्रुप कौन से है, कौन कब आ रहा, कौन कब जा रहा, घर के मेंबर कितने हैं। जब वास्तु का कोई काम हम देखते हैं करते हैं ना, तो उसके अंदर हम जो डिटेल्स लेते हैं उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इंस्पेक्शन, सजेशन, रेमेडियल मेजर्स एक साथ ही करते हैं एक समय के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग चीजें हो सकती है, कोई एक चीज के ऊपर बहस हो रही है ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ चीजें हो सकती है। ओके। एक्चुअली काफी सारे हैं, अराउंड 90 मैसेजेस है और 6:30 तो हो गई है। नहीं, लोगों ने इसके लिए मैंने मेरा 30-35 मिनट में खत्म कर दिया था। मुझे पता था कि इंटरेक्शन काफी होने वाला है, समस्या समाधान चलने वाला है। काफी समस्या समाधान है, लेकिन हम कितना भी समय चले और भी समस्या आ सकती है। मैंने मेरा नंबर उस स्लाइड के ऊपर दिया हुआ था या मेल आईडी दिया है। किसी को समाधान या समस्या है तो मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। ओके। तो नंबर एक बार आप वापस बोल दीजिए, हम यहाँ चैट में डाल देते हैं। 94 यस 224 224 58 58 9 9 42 42 94 58 942। यस। जो स्लाइड मैंने एक भेजी थी उस स्लाइड में नंबर भेजा था मैंने हाँ शुरू में, जिसके कारण लोगों को ध्यान में आ जावे। किसी को अगर कोई सवाल है, कोई बहुत टेंशन हो गई है, तो हर एक का जवाब है और बहुत साइलेंटली वो काम हो सकता है। सो डोंट वरी, हम जिस भी वास्तु में रह रहे हैं वो वास्तु बहुत अच्छी होती है। उस वास्तु को अच्छा करने का काम ये महिला मंडली करता है। तो उस वास्तु में अगर ये लक्ष्मी खुश है ना उस वास्तु की, तो सब वास्तु आबाद ही आबाद है। अगर लक्ष्मी बिगड़ गई वास्तु की तो फिर क्या हो सकता है, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो हम सबका कर्तव्य है कि घर के वास्तु को सुखी, समाधानी, आनंदी रखे, ये हमारा परम कर्तव्य है। हम लोगों ने काफी लंबा समय दिया है उसके ऊपर और आपने काफी सवाल जवाब किए,
विषय ऐसा है, जब विषय निकलता है तो नंबर ऑफ सवाल बढ़ते ही जाते हैं उसके। हर सवाल के पीछे कोई ना कोई गुत्थी रहती है उसके अंदर। तो डायरेक्टली कोई काम करने से पहले चिंतन करके काम करना, समझ के काम करना, गलत नहीं हो जाए कोई चीज। सही है। एक अभी सवाल खत्म करेंगे हम। हाँ, सवाल जवाब तो खत्म करेंगे और मंत्र बोल देता हूँ, पूरा व्याख्यान पूरा हो जाएगा। ओके। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ठाणे महेश्वरी महिला मंडल ने इतना समय बोलने की, मुझे सेवा करने का मौका दिया। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ। जैसे कि मेरे घर में बैठ के बात कर रहा हूँ, इतना सवाल जवाब में मजा आया और बहुत रेगुलर रूटीन के सवाल आए। आप सबने बहुत प्यार दिया, वो प्यार ऐसा ही बना रहे, ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज की सेवा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हुए आज का मेरा व्याख्यान पूरा हुआ, ऐसी घोषणा करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय महेश। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। नेहा जी तापड़िया कुछ बोलना चाहेगी, बोलो नेहा। थैंक यू धनश्री। जय श्री कृष्णा, जय महेश। सबसे पहले तो आप सबको इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जिस तरह अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना या सुनना पड़ता है, उसी कड़ी में आज हमें श्री दरक भाई साहब ने वास्तुशास्त्र का अनूठा ज्ञान दिया है। हम अभी भी इस विषय से अनभिज्ञ हैं। अत्यंत प्रतिभाशाली आप किशोरावस्था से ही समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। आपने वेदों से शुरू होकर प्रारब्ध एवं कर्म का ज्ञान देते हुए पूरा ये हमारा जो सौर मंडल है, हमारा ये जो पंच महाभूत हैं, इन सब का ज्ञान बताते हुए दिशाओं के बारे में बताया और कुछ मजेदार और रोचक उदाहरणों से कठिन विषय को बहुत ही सरल बना दिया। हम मुंबई में माचिस की डिबिया जैसे घरों में रहते हैं, उसे वास्तुशास्त्र से कैसे स्पीशियस बनाया जाए, ये भी आपने बताया। मैं ठाणे महेश्वरी मंडल, सभी प्रश्नों का भी आपने बहुत सटीक आंसर्स दिए। मैं ठाणे महेश्वरी मंडल की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आपका धन्यवाद करती हूँ। जय श्री कृष्णा। थैंक यू नेहा। वेलकम।